नमस्कार दोस्तों, मार्को डार्क नाइट चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की रात जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सवाल है। एक ऐसा गहरा सवाल जो शायद हम में से हर किसी ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम किसी सुनसान जगह पर अकेले होते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पीछे कोई है। हम पलट कर देखते हैं लेकिन वहां कोई नहीं होता। हम इसे अपना वहम मान लेते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि यह सिर्फ हवा थी या शायद हमारे मन का डर। लेकिन क्या हो अगर वो वहम ना हो? जरा सोचिए, क्या हो अगर वो चीज वहां सच में मौजूद थी लेकिन सिर्फ आप उसे देख नहीं पाए? या उससे भी भयानक बात, क्या हो अगर वो चीज वहां थी और सिर्फ आप ही उसे देख पा रहे थे, जबकि आपके साथ खड़ीडाटा दूसरा इंसान उसे देख ही नहीं पा रहा था। आज की घटना इसी नजर के खेल पर आधारित है। यह कहानी है एक ऐसे डर की जो शोर मचाकर नहीं बल्कि पूरी खामोशी से आता है। यह कहानी उन दायरों की है जहां जीवित और मृत लोगों के बीच की लकीर बहुत धुंधली पडीडीडी हट जाती है। तो अपने कमरे की लाइट बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए उस दुनिया में झांकने के लिए जहां साए बात करते हैं और अंधेरा आपको घूरता है। यह घटना घटित हुई थी आज से करीब 3 साल पहले, उत्तर प्रदेश का एक पुराना शहर जिसे हम नवाबों के शहर लखनऊ के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह किस्सा लखनऊ की उस चमक धमक वाली गलियों का नहीं है। यह किस्सा है शहर के बाहरी इलाके का। वो इलाका जहां आबादी कम थी और पुराने पेड इडियट ज्यादा थे। कहानी का मुख्य पात्र है समीर। समीर जो पेशे से एक ग्राफिक डिजाइनर था, अपनी जिंदगी में बहुत व्यावहारिक और सुलझा हुआ इंसान। उसे भूत प्रेत, आत्माओं या अंधविश्वासों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उसके लिए डर का मतलब सिर्फ काम का बोझ या बैंक बैलेंस का कम हो जाना था। समीर को अकेला रहना पसंद था, लेकिन शहर का खर्चा इतना बढ़ गया था कि अकेले रहना मुश्किल हो रहा था। समीर और उसका बचपन का दोस्त रवि, दोनों ने फैसला किया कि वे किराए का घर लेकर साथ रहेंगे ताकि खर्चा बढ़ सके। रवि एक सेल्स मैनेजर था। उसका काम ही ऐसा था कि उसे दिन भर बाहर रहना पडीदा हटता था। उसे बस रात को सोने के लिए एक छत चाहिए थी। काफी ढूंढने के बाद उन्हें शहर के किनारे पर एक घर मिला। जब वे पहली बार उस घर को देखने गए तो शाम ढल रही थी। वो घर वो घर बहुत अजीब था, जरूरत से ज्यादा बढ़ा। पुराने जमाने की वास्तुकला, ऊंची छतें, मोटी दीवारें और हर कमरे में एक अजीब सी सीलन भरी ठंडक। घर के बाहर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था जिसकी जट्टें घर की दीवारों को जगद रही थीं। मकान मालिक एक बुजुर्ग वकील थे, मिस्टर सक्सेना। वो खुद शहर के दूसरे कोने में रहते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी जब वो उस घर का दरवाजा खोल रहे थे। मिस्टर सक्सेना ने कहा, देखो बेटा, घर बहुत बड़ा है, किराया मैं तुमसे बहुत कम लूंगा, बस एक शर्त है। समीर ने पूछा, क्या शर्त है अंकल? वकील साहब ने अपनी कांपती उंगली से घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ इशारा किया। वहां एक लंबा गलियारा था जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो पीछे आंगन में बना एक छोटा सा कमरा है, हम उसे स्टोर रूम कहते हैं। वो कमरा हमेशा बंद रहेगा। उसमें मेरा कुछ पुराना सामान रखा है। उस तरफ जाने की कोशिश मत करना और न ही उसका ताला खोलने की कोशिश करना। समीर और रवि ने एक दूसरे को देखा। इतना बड़ा घर, इतने कम दाम में, वो भी सिर्फ एक बंद कमरे की शर्त पर। यह सौदा बुरा नहीं था। उन्होंने इसे हंसी में टाल दिया। उन्हें लगा कि शायद बुढ़े वकील ने वहां अपना कोई कीमती खजाना या गैर कानूनी सामान छुपा रखा होगा। उन्होंने उसी वक्त हामी भर दी। चाबियां लेते वक्त समीर ने महसूस किया कि वकील साहब का हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। खैर, वे सामान लेकर शिफ्ट हो गए। शुरुआत के कुछ हफ्ते बहुत सामान्य बीते। रवि सुबह होते ही अपनी नौकरी पर निकल जाता और देर रात को थका हारा वापस आता। समीर वर्क फ्रॉम होम करता था, इसलिए वो पूरा दिन उस बड्ढे और सुनसान घर में अकेला रहता था। दिन के उजाले में तो घर ठीक लगता था, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता उस घर का मिजाज बदलने लगता था। दीवारों से एक अजीब सी उदासी टपकने लगती थी। पहली अजीब घटना तब हुई जब समीर घर पर अकेला था। रात के करीब 11 बज रहे थे।
बाहर तेज हवा चल रही थी, जिससे पुराने पेड़ों के पत्ते खदखदा रहे थे। समीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। घर में बिल्कुल सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि दीवार गद्दी की टिक टिक भी हथौड़े जैसी लग रही थी। अचानक समीर को लगा कि हॉल के बाहर गलियारे में कोई चल रहा है। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई नंगे पैर गीले फर्श पर चल रहा हो। समीर ने सर उठाकर देखा। उसे लगा रवि वापस आ गया है। रवि, तू आ गया क्या? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। समीर ने सोचा शायद उसे वहम हुआ है। उसने वापस काम शुरू किया, लेकिन 5 मिनट बाद फिर वही आवाज। इस बार वो आवाज उसके कमरे के दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई। समीर की उंगलियां कीबोर्ड पर थम गईं। उसने सांस रोक ली। उसे साफ महसूस हो रहा था कि दरवाजे के दूसरी तरफ कोई खड़ादा है, कोई ऐसा जो सांस ले रहा है। एक भारी घरघराती हुई सांस। समीर हिम्मत करके उठा। उसके दिल की धड़धड़कन तेज हो गई थी। उसने झटके से दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा गलियारा जो उस बंद स्टोर रूम की तरफ जाता था। लेकिन समीर के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उस खाली गलियारे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। यह गंध किसी परफ्यूम या अगरबत्ती की नहीं थी। यह गंध थी सड्ढे हुए गेंदे के फूलों की, वैसी ही बदबू जो शमशान घाट के आसपास कई बार महसूस होती है। पुरानी, बासी और मनहूस। समीर ने गलियारे की लाइट जलाई। वहां कोई नहीं था। उसने मुख्य दरवाजा चेक किया। वो अंदर से लॉक था, मतलब कोई बाहर से आ ही नहीं सकता था। जब रवि वापस आया तो समीर ने उसे यह बात बताई। रवि ने जूते उतारते हुए हंसकर कहा, भाई, तू घर में अकेला रहते रहते पगला गया है। यह पुराना घर है, सीलन की बदबू आती रहती है और हवा से दरवाजे बजते हैं। इसमें इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? रवि सो गया, लेकिन समीर पूरी रात जागता रहा। उसे बार बार लगता रहा कि कमरे के कोने से कोई उसे देख रहा है। अगले कुछ दिनों में समीर को यह एहसास होने लगा कि उस घर में, और खासकर उस बंद कमरे के आसपास, कुछ तो गलत है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि यह सब सिर्फ समीर के साथ हो रहा था। रवि पूरी तरह मजे में था। उसे न कोई आवाज आती, न कोई बदबू। करीब 1 हफ्ते बाद हालात और बिगड़ने लगे। एक शाम दोनों हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। टीवी चल रहा था। समीर की नजर टीवी स्क्रीन के पास वाली दीवार पर पड़ी रही। वहां एक परछाई थी, इंसान की परछाई, लेकिन कमरे में सिर्फ वो दोनों बैठे थे और लाइट उनके पीछे से आ रही थी, तो परछाई उनके सामने बननी चाहिए थी। लेकिन यह परछाई दीवार के कोने में थी, जो किसी भी तर्क से मेल नहीं खाती थी। समीर ने चौंक कर रवि की तरफ देखा। रवि, वो देख, दीवार पर। समीर की आवाज कांप रही थी। रवि ने कप नीचे रखा और दीवार की तरफ देखा। क्या क्या देखूं? वहां परछाई। देख नहीं रहा तुझे? कोई खड़ेड़ा है वहां कोने में। समीर लगभग चिल्ला पड़ा। रवि ने ध्यान से देखा, फिर समीर के माथे पर हाथ रखा। समीर, वहां कुछ नहीं है, सिर्फ दीवार है और एक कैलेंडर टंगा है। तुझे बुखार तो नहीं है? समीर हक्का बक्का रह गया। उसे साफ दिख रहा था कि एक धुंधली सी आकृति, जो शायद किसी औरत की थी, कोने में दुबक कर खड़ रही है। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो समीर को ही घूर रही थी, लेकिन रवि को वहां सिर्फ खाली दीवार दिख रही थी। उस पल समीर को पहली बार अपनी मानसिक स्थिति पर शक हुआ। क्या वो पागल हो रहा है? क्या काम के तनाव ने उसे मतिभ्रम का शिकार बना दिया है? उसने अपनी आंखें जोर से बंद की। 1, 2, 3 उसने मन में गिना। जब उसने आंखें खोली तो वो आकृति गायब थी। उसने गहरी सांस ली। शायद शायद तू सही कह रहा है रवि, मुझे आराम की जरूरत है। लेकिन आराम उसे मिलने वाला नहीं था। धीरे धीरे चीजें बदतर होती गईं। समीर को अब वो औरत अक्सर दिखने लगी थी, कभी रसोई के दरवाजे के पीछे से झांकती हुई, कभी बाथरूम के आईने में एक पल के लिए, और कभी रात को सोते समय बिस्तर के पायाताने खदी हुई। हर बार वो उतनी ही साफ होती। हर बार उसके जिस्म से वही सड़े हुए फूलों की बदबू आती। और हर बार जब समीर रवि को दिखाता तो रवि को कुछ नहीं दिखता। रवि अब समीर से चिढ़ने लगा था। उसे लगने लगा कि समीर जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो मानसिक रूप से बीमार हो चुका है। रवि ने समीर को डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। समीर डॉक्टर के पास गया भी। डॉक्टर ने उसे डिप्रेशन और नींद की गोलियां दे दी।
समीर ने भी मान लिया कि समस्या उसी के दिमाग में है। उसने दवाइयां लेनी शुरू कर दी। नींद की गोलियां खाकर वो सोने की कोशिश करता, लेकिन वो औरत अब उसके सपनों में भी आने लगी। कहानी में असली मुद्दा तब आया जब एक रात रवि का जन्मदिन था। उन्होंने फैसला किया कि घर पर ही एक छोटी सी पार्टी करेंगे। उनका एक और दोस्त अंकित भी उस रात उनके साथ रहने आया था। तीनों ने खाना खाया, थोड़ी शराब पी और पुरानी बातें करने लगे। माहौल हल्का था। समीर भी कई दिनों बाद थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहा था। रात के करीब 2 बज रहे थे। तीनों हॉल में गद्दे बिछाकर लेटे हुए थे। लाइटें बंद थीं। सिर्फ गलियारे से आती हुई एक हल्की सी पीली रोशनी हॉल में आ रही थी। अचानक समीर की नींद खुली। उसे लगा कि किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया है। उठो! समीर हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने देखा कि रवि और अंकित गहरी नींद में सो रहे हैं। कमरे में खामोशी थी। समीर ने पानी पीने के लिए बोतल उठाई। जैसे ही उसने बोतल मुंह से लगाई, उसकी नजर कमरे के उस कोने पर गई जहां वो बंद गलियारा शुरू होता था। वहां अंधेरे में वो औरत खड़ी थी। इस बार वो धुंधली नहीं थी। इस बार वो बिल्कुल साफ थी। उसने एक पुरानी मैली सी सफेद साड़ी पहन रखी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे, लेकिन उसकी एक आंख बालों के बीच से चमक रही थी और सीधे समीर को देख रही थी। और सबसे भयानक बात, वो मुस्कुरा रही थी। एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ क्रूरता थी। समीर का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे समीर की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ी अच रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। समीर ने पास सो रहे रवि को लात मारी। रवि, रवि उठ! रवि हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहा है? समीर ने कांपते हुए हाथ से उस औरत की तरफ इशारा किया, जो अब उनके गद्दे से सिर्फ 5 कदम दूर थी। वो देख! अब मत कहना कि तुझे कुछ नहीं दिख रहा। वो देख, खड़ी है। रवि ने अपनी नींद भरी आंखों को मला और उसी दिशा में देखा। फिर उसने समीर की तरफ गुस्से से देखा। समीर, फिर वही ड्रामा? वहां कोई नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। तूने फिर दवाई नहीं ली क्या? समीर की रूह कांप गई। वो औरत अब रवि के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई थी। वो झुक रही थी, रवि के कान के पास अपना चेहरा ले जा रही थी। रवि, तेरे पीछे, वो तेरे पीछे है, हट जा वहां से! समीर चीखा। रवि अब सच में चिढ़ गया। बस बहुत हो गया तेरा, मैं लाइट जला रहा हूं। रवि उठा और स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी। जैसे ही रवि उस औरत के आर पार गुजरा, जी हां, रवि का शरीर उस औरत के साए के बीच से निकल गया। समीर को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। रवि को सिर्फ एक हल्की सी सिहरन महसूस हुई। उसने अपने कंधे सिकोड़े जैसे अचानक ठंड लग गई हो, लेकिन उसने कुछ देखा नहीं। रवि ने लाइट जलाई। कमरा रोशन हो गया और वो औरत गायब हो गई। रवि समीर पर चिल्लाने लगा, तू पागल हो गया है समीर! कल ही तुझे मैं अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तूने मेरी नींद हराम कर दी है। देख, कोई नहीं है यहां। लेकिन समीर की नजर फर्श पर थी, जहां वो औरत खड़ी थी। वहां फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, छोटे नंगे पैरों के निशान जो धीरे धीरे सूख रहे थे। रवि, वो देख! समीर ने फर्श की तरफ इशारा किया। रवि ने नीचे देखा। क्या देखूं? साफ फर्श है। समीर को निशान दिख रहे थे, रवि को सिर्फ साफ फर्श दिख रहा था। उस रात समीर समझ गया कि यह कोई साधारण भूतिया घटना नहीं है, यह कुछ और है। वो चीज चाहती है कि सिर्फ समीर उसे देखे। वो समीर को अलग थलग करना चाहती थी, उसे पागल साबित करना चाहती थी। अगली सुबह समीर ने फैसला किया कि वो इस घर की तह तक जाएगा। रवि अपने काम पर चला गया था, गुस्से में बड़बड़ाते हुए। समीर घर से निकला और मोहल्ले के कुछ पुराने लोगों से पूछताछ शुरू की। पास ही एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहां एक बुजुर्ग दुकानदार बैठता था। समीर ने चाय पीते हुए बातों बातों में उस घर का जिक्र किया। दुकानदार का चेहरा फक्क पर डिट गया। बेटा, तुम उस वकील साहब वाले घर में रहते हो? बुजुर्ग ने पूछा। जी काका, क्या कोई बात है उस घर में? समीर ने पूछा। बुजुर्ग ने इधर उधर देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, वहां एक औरत मर गई थी, सुधा बुआ। वो उस घर की मालकिन नहीं थी,
वो वकील साहब की दूर की रिश्तेदार थी। बेचारी विधवा थी, उसका कोई नहीं था। वकील साहब ने उसे उस घर में पनाह दी थी, लेकिन कहते हैं कि वो उसे उस पीछे वाले कमरे में बंद रखते थे। समीर के रोगटे खड्डे हो गए। फिर फिर क्या हुआ? वो मानसिक रूप से बीमार थी, या शायद उसे बीमार बना दिया गया था। उसे चीजें दिखाई देती थीं। वो कहती थी कि उसे वो लोग दिखाई देते हैं जो मर चुके हैं। घर वाले उसे पागल कहते थे। वो हमेशा चिल्लाती थी, तुम्हें नहीं दिखते, इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं। उसका मजाक उड़ाया जाता था। अंत में एक दिन खबर आई कि उसने फांसी लगा ली, लेकिन मोहल्ले वाले कहते हैं कि कई दिनों तक उस बंद कमरे से उसके रोने और दरवाजा पीटने की आवाजें आती रहीं। दुकानदार ने समीर की आंखों में देखा। बेटा, सुधा बुआ मरी नहीं थी, वो बस जिस्म छोड़ ढह गई थी। उसकी नजर उसकी नजर अभी भी वही है। समीर समझ गया, इतिहास खुद को दोहरा रहा था। सुधा बुआ को भी लोग पागल समझते थे, क्योंकि उसे वो चीजें दिखती थीं जो दूसरों को नहीं दिखती थीं। और अब सुधा बुआ की आत्मा समीर को वो सब दिखा रही थी, ताकि समीर भी उसी दर्द, उसी अकेलेपन से गुजरे जिससे वो गुजरी थी। समीर घर वापस दौड़ा। उसे रवि को यह सब बताना था, उसे समझाना था कि वो पागल नहीं है। शाम हो चुकी थी जब समीर घर पहुंचा। घर का मुख्य दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा था। रवि, समीर ने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। समीर अंदर गया। हॉल खाली था, लेकिन स्टोर रूम की तरफ जाने वाला गलियारा, उसका दरवाजा खुला हुआ था। वो दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था, जिस पर जंग लगा ताला था, वो आज चौपट खुला था। और उस अंधेरे कमरे के अंदर से वही सड़े हुए फूलों की बदबू आ रही थी। समीर धीरे धीरे उस गलियारे की तरफ बढ़ा। उसके हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। जैसे ही वो दरवाजे की चौखट पर पहुंचा, उसने जो देखा उससे उसका खून जम गया। अंदर उस धूल भरे कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर रवि बैठा था, लेकिन रवि हिल नहीं रहा था। उसका सर पीछे की तरफ झुका हुआ था और उसकी आंखें छत की तरफ पथराई हुई थी। और रवि के ठीक सामने हवा में वो औरत सुधा बुआ उल्टी लटकी हुई थी। उसके बाल रवि के चेहरे को छू रहे थे। समीर चीखा, रवि! समीर की आवाज से जैसे कोई जादू टूटा। रवि का शरीर झटका खाकर हिला। वो होश में आया। रवि ने हड्डी दहबद्धा कर चारों तरफ देखा। समीर, मैं यहां कैसे आया? ये कमरा तो बंद था। रवि की आवाज में दहशत थी। समीर ने लपक कर रवि का हाथ पकड़ा। सवाल बाद में, पहले बाहर निकल। लेकिन जैसे ही वो पलटे, दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। अब वे दोनों उस काल कोठरी में कैद थे। कमरे में अंधेरा था। तभी उस कमरे के चारों कोनों से एक साथ हंसी की आवाज आने लगी। तुमने मुझे देखा, तुमने मुझे पहचाना, एक भारी खुरदुरी आवाज गूंजी। रवि, जो अब तक कुछ नहीं देख पा रहा था, अचानक समीर का हाथ जोर से भींचने लगा। समीर, रवि फुसफुसाया। समीर, मुझे कोने में कोई दिख रहा है। समीर ने रवि की तरफ देखा। रवि की आंखों में वो खौफ था जो अब तक सिर्फ समीर की आंखों में हुआ करता था। क्या दिख रहा है तुझे? वो औरत और उसके साथ और भी लोग हैं। रवि रोने लगा। समीर, यह पूरा कमरा लोगों से भरा हुआ है। समीर ने भी देखा, और सचमुच अब वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी। उस छोटे से कमरे में दर्जनों साए थे। बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, सब के सब मटमैले, फटे हुए कपड़ों में। वो सब दीवार से चिपके हुए थे, फर्श पर रेग रहे थे। आज सुधा बुआ ने रवि की नजर भी खोल दी थी। सुधा बुआ का चेहरा, जो अब सड़ेट चुका था, उनके बिल्कुल सामने आया। उसने कहा, देखना तो एक श्राप है, असली सुकून तो अंधेपन में था। अब तुम दोनों हमारे गवाह हो। इसके साथ ही कमरे की बत्ती अपने आप जल उठी। सारे साए गायब हो गए। दरवाजा खुल गया। समीर और रवि दोनों गिरते पड़ते उस घर से बाहर भागे। वे रुके नहीं। वे सीधे स्टेशन गए और शहर छोड़ दिया। उस घटना को 3 साल हो चुके हैं। समीर और रवि अब साथ नहीं रहते। समीर ने मुझे बताया कि उस रात के बाद से उसकी वो नजर कभी बंद नहीं हुई। अब उसे हर जगह चीजें दिखती हैं। जब वो बाजार में होता है तो उसे भीड़ के बीच ऐसे लोग दिखते हैं जिनके पैर नहीं होते। जब वो रात को अपनी बालकनी में बैठता है तो उसे पड़हौस की छत पर कोई बैठा हुआ दिखता है
जो उसे ही घूर रहा होता है। और रवि रवि ने खुद को एक अंधेरे कमरे में कैद कर लिया है। वो अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता, क्योंकि उसका कहना है कि जब भी वो आंखें खोलता है, उसे अपने कमरे के हर कोने में कोई ना कोई दुबका हुआ दिखता है। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं क्योंकि हम अंधे हैं। हमारे आसपास एक पूरी दुनिया चल रही है जिसे हम देख नहीं पाते। जिस दिन गलती से भी हमारी वो नजर खुल गई, उस दिन हमारे लिए दुनिया में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं बचेगी। तो अगली बार जब आपको लगे कि कमरे के कोने में कोई परछाई हिली है, तो दुआ करना कि वो आपका वहम ही हो। क्योंकि अगर वहां कोई हुआ और अगर उसने देख लिया कि आप उसे देख सकते हैं, तो फिर वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मैं हूं आपका दोस्त, और आप सुन रहे थे मार्को डार्क नाइट। शुभ रात्रि।